नमस्कार दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट किया है और उसका रीज़न ये है कि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं। आई मीन टू से आप लोग अगर बीटेक करना चाहते हो, बीई करना चाहते हो या डिप्लोमा करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कॉलेजेस का सिलेक्शन करना स्टार्ट कर चुके होंगे। या फिर किसी कॉलेज के लिए बहुत अच्छे-अच्छे जो कॉलेजेस होते हैं, उनके क्या होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? आइदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हों और प्राइवेट कॉलेजेस में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। दूसरा ऑप्शन ये है जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। आप ऑनलाइन इंक्वायरी करते हो, फिर आपके पास फ़ोन बजने स्टार्ट हो जाते हैं या आप कैंपस विज़िट करने जाते हो, फिर उसके बाद आपसे वो लोग फ़ॉलो-अप लेना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो है, ये इस टॉपिक पर है कि अगर आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो, तो क्या-क्या अवेयरनेस आपको रखनी चाहिए। इस साल अगर आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स हैं जो मैंने जो है नोटिस किए हैं कि इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप पेरेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं और एडमिशन लेने जा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इतने पॉइंट्स आपके माइंड में होने ही चाहिए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों वही है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जाते हैं। ये दोनों केसेस है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है, आपको बुक्स लेनी होती हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती है। देन काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आपकी अगर रैंक अच्छे हैं पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो वो कॉलेज आपको मिलता है। दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जो मेरिट लिस्ट पे होता है, जैसे आपने अगर 12th का एग्जाम दिया या बीटेक बीई के लिए या फिर हाई स्कूल का एग्जाम दिया है डिप्लोमा करने के लिए, तो उसमें एक मार्क्स को लेके हो जाता है कि अगर 60% के नीचे है तो नहीं दे सकते हैं और 70% से नीचे है। अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का अलग अलग परसेंटेज का जो है कट ऑफ होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि न्यू कॉलेजेस जो है ना, इनसे आपको थोड़ा बच के रहना है। लाइक इसमें दो कंडीशन अप्लाई होते हैं। पहला कंडीशन है कि कोई जाना माना ब्रांड है ऑलरेडी, लाइक मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ तो मैं शारदा यूनिवर्सिटी ले लूँ या गलगोटिया ले लूँ या एमिटी ले लूँ, किसी यूनिवर्सिटी का मैं नाम ले लेता हूँ या अच्छे कॉलेजेस का नाम लेता हूँ और इनका ब्रांच जो है आप मान लो कि दिल्ली में खुलने वाला है किसी जगह पे, तो ये नया कॉलेज हुआ। इस केस में आपको क्या करना है, इन कॉलेजेस के जो पुराने प्लेसमेंट रिकॉर्ड हैं उन पे जाना है। आप पिछले 2-3 साल के प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लीजिए, 2-3 साल भी नहीं, तो जो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ऐसे कॉलेजेस में इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखिए, फिर जाके एडमिशन लीजिए, ठीक है? दूसरा है कि नए कॉलेज हैं, ये तो हो गया ओल्ड था, उसका नया ब्रांच खुलने वाला है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई नया ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसका कोई भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से बचिए जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं है। फिलहाल आप तो बचिए इन सब चीजों से। किन चीजों पर आपको नहीं जाना है, कॉलेज के ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट पे, ठीक है? ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है ना, जो गांव के बच्चे हैं उन लोगों को जब मान लो मेरा गांव है सिद्धार्थनगर में, वहां से कोई बच्चा गांव में है और उसने हाई स्कूल इंटर तक जो है गांव में पढ़ाई की है, उसको आप लेके आए दिल्ली या ग्रेटर नोएडा के किसी अच्छे से कॉलेज में जो है कैंपस विजिट करा दिए और बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है वो तो कह देगा भाई हाँ चलो एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ तो मजे आने वाले हैं। तो इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। इवन कि कोई नया भी कॉलेज अगर खुलता है आपके ही एरिया में खुलता है, तो उस पे भी इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक मेरे पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड ना हो, ठीक है? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट है टॉप कॉलेजेस की जो लोकेशन है, ठीक है? टॉप कॉलेजेस की लोकेशन मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि लोकेशन मायने रखता है। रीजन बिहाइंड, मान लो अभी ग्रेटर नोएडा में हूँ या दिल्ली में हूँ, हरियाणा में हूँ, पंजाब में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ या मेरठ में हूँ, तो कंपनीज ना हर एक लोकेशन पे आपके नहीं जाती हैं। तो आप कहोगे जी टॉप कॉलेज है, मान लो टॉप कॉलेज है, कोई भी कॉलेज ले लो जो बड़े शहर में है, वहां पे अच्छा प्लेसमेंट है, उसका जो है चला गया एक ऐसे बहुत दूर 700-800 किलोमीटर दूर इलाके में जहां पर जो है कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं जाना, है ना? कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं जाना। मुझे याद है कि मैं सिद्धार्थनगर से बिलोंग करता हूँ, वहां पे एक कॉलेज खुला हुआ है बांसी के आगे, पॉलिटेक्निक का कॉलेज है, वहां पे प्लेसमेंट वगैरह अभी नहीं होता है, ठीक है? तो किसी को चीनी मिल में लगवा दिया, किसी को सीमेंट वाली फैक्ट्री में लगवा दिया, तो ये सब उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। तो ऐसी जगहों पे अच्छी-अच्छी कंपनीज नहीं जाती हैं, टॉप कंपनीज भी नहीं जाती हैं, छोटे-मोटे एक आध चली गई तो ठीक है। तो टॉप कॉलेज हो, उसका लोकेशन अच्छा ना हो, तो वहाँ जाने का भी बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्लेसमेंट स्कैम जो चल रहा है।
इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा कि प्लेसमेंट स्कैम दो टाइप से चल रहा है, ठीक है। पहला स्कैम क्या है कि आपको बोल देंगे कि जो मेरे कॉलेज से लड़का बीटेक पढ़ के गया था, उसका आज जो है 40 लाख का पैकेज है, बहुत ही अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो काम कर रहा है या बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है। उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, जैसे मैं हूँ, मैंने मान लो बीटेक किया, ठीक है, मैंने एक कॉलेज से बीटेक किया, मेरी जॉब नहीं लगी या बहुत छोटे से कॉलेज में जॉब, बहुत छोटी सी कंपनी में जॉब लग गई, जहां मुझे मिला जो है 3.5 LPA, ठीक है। 3.5 LPA का प्लेसमेंट मुझे बीटेक के बाद मिला, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने क्या किया, किसी और कॉलेज से मैंने MBA या MTech कर लिया, ठीक है। इन्होंने मुझे दिया था 3.5 LPA का पैकेज अपने यहाँ से, जो इनके यहाँ से मुझे मिला था, या फिर प्लेसमेंट मिला भी नहीं था, मैंने प्लानिंग कर लिया और मैंने MTech कर लिया या फिर MBA कर लिया बीटेक के बाद। उसके बाद जो मेरा पैकेज है वो पहुंच गया 20 LPA या 30 LPA। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको एग्जाम्पल मान के अपने कॉलेजेस में अपनी वेबसाइट पर उस बच्चे का नाम शो कर देते हैं कि ये बच्चा मेरे यहाँ का है, इसको इतना प्लेसमेंट मिला है। एक तो ये फ्रॉड चल रहा है। दूसरा फ्रॉड चल रहा है, ये लोग अपने वेबसाइट पे या प्रोस्पेक्टस पे इस तरीके से कुछ लिखेंगे। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, लिख देंगे कि 30 LPA जो है पैकेज गया है मैक्सिमम। वहां पे ये क्या करते हैं, छोटा सा स्टार लगा देते हैं। स्टार लगाने का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा होता है, या तो यहाँ लिख देंगे ऐसे छोटे से ब्रैकेट में कि टॉप 20%, टॉप 10% या टॉप 5%। अब इसमें आपको क्या पता कि 30 LPA कितने बच्चों को मिला है या क्या मिला है। टॉप 10% का तो कुछ मतलब आपके समझ में तो नहीं आएगा कॉलेज के अकॉर्डिंग क्या है। स्टार का मतलब क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। इस कंडीशन में आपको जाना है प्लेसमेंट लिस्ट पे, कॉलेज से आपको डिमांड करना है या फिर वेबसाइट पे ही जाके अगर अवेलेबल है तो देखना है कि ब्रांच वाइज, लेट सपोज आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, ईसी से हो या CSC से हो, तो आपके ब्रांच वाइज कितने बच्चों का प्लेसमेंट किस किस कॉलेजेस में, किस किस कंपनीज में हुआ है और पर्टिकुलर उन बच्चों को कितना कितना प्लेसमेंट मिला है, ये पूरी डिटेल वेबसाइट पर उनके होनी चाहिए। और बहुत सारे कॉलेजेस की वेबसाइट पर ये डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। बच्चों के नाम के वाइज अगर नहीं मिलेगा तो आपको टोटल मिल जाएगा कि सिविल में 60 में से 37 बच्चों का हुआ, ये कंपनीज थी और मैक्सिमम पैकेज ये गया है, ठीक है। तो ये स्टार लगाने का इनका मतलब यही है। मान लो कि बस CSC में से ही जो है 5 बच्चों का हुआ हो 30 लाख का पैकेज, तो उससे तो मैकेनिकल वाला या CSC वाला भी, EC वाला भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ना कि 30 LPA का पैकेज है, उसको क्या पता कि उसके ब्रांच का था ही नहीं, है ना, या फिर उसकी क्राइटेरिया इन टॉप 10% के बच्चों में मीट नहीं करती है। तो ये फ्रॉड चल रहा है। पांचवा पॉइंट ये है, एडमिशन लेते टाइम आपको हिडन चार्जेस के बारे में जो है जानकारी दे देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका दो रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है कि आपको पता रहेगा कि आपका बीटेक या डिप्लोमा कितने कॉस्ट में कंप्लीट होने वाला है। दूसरा, आपको अगर एजुकेशन लोन लेना है तो आप कैलकुलेटिव जो आपके पास प्राइस होगी वो जब तक आपको हिडन चार्जेस नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं कर सकते। हिडन चार्जेस में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हो सकता है कि आपको एडमिशन के टाइम पे एडमिशन फीस और जो है ट्यूशन फीस आपको जमा करानी हो। बाद में फिर सेशनल एग्जाम्स आते हैं तो आपको बोला जाएगा कि 10,000 रुपए पर सेशनल एग्जाम्स आप ये पेड करो। असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ हो गया या कुछ प्रोजेक्ट हो गया या कॉलेज में कुछ इवेंट हो रहे हैं, आपको 10,000 5,000 कंट्रीब्यूट करना पड़ गया। ऐसे बहुत से चार्जेस हो सकते हैं और अगर कॉलेज आपको नहीं देता है तो आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे एजुकेशन लोन लेना है, आप मुझे इन चीजों को ब्रीफ करिए। एक जो अमाउंट होगा टोटल वो मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितना मेरे लिए आएगा। ऑलराइट दोस्तों, 6 नंबर पे मैं आपको कहूंगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। मैं पहले भी आप लोगों को ये इस पॉइंट पे बता चुका हूँ कि जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, लाइक मार्कशीट हो गया आपका या सर्टिफिकेट हो गया, ये चीजें आपको कॉलेज में जमा नहीं करनी होती हैं। और ये AICTE की वेबसाइट पे, UGC की वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन है कि आपको जो है ये सारी चीजें, टीसी जमा होती है, टीसी मैं समझ सकता हूँ। ये जो सर्टिफिकेट होता है जैसे हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, ये सब जमा करने की जरूरत नहीं है। और अगर कॉलेज डिमांड करता है तो आप उनको डायरेक्टली मना कर सकते हैं, UGC या AICTE की वेबसाइट पे जाके वहां पे उनको कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है दोस्तों NIRF रैंकिंग, ठीक है। NIRF रैंकिंग मैं तो कहूंगा चलो देख लो कि किस कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या NIRF रैंकिंग है, बट सिर्फ NIRF रैंकिंग देख के आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। एक चीज और आप इससे पता कर सकते हो, अगर आपको अपने सीटों के बारे में जानना है कि किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आप NIRF रैंकिंग जो है NIRF की वेबसाइट पे जाके अपने कॉलेज की किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं उसकी अवेलेबिलिटी का पता कर सकते हैं। ओके, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है मैनिपुलेशन। जो मैनिपुलेट करते हैं आपको, मैनिपुलेशन के उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे
आपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में जो है विजिट किया, वहाँ पे जो है सारी चीज़ें आप डिस्कस करके आ गए। अब किसी और कॉलेज से कंपेयर करने बैठे हो या अभी विजिट ही कर रहे हो, आपके पास फ़ोन आने शुरू हो जाएँगे। ये आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं कि लेट्स सपोज़ आप ईसी में जाने वाले थे या सीएससी में, तो भैया सीएससी में ना 2 ही सीटें बची हुई हैं, 3 ही सीटें बची हुई हैं। इसी मंथ एंड पे जो है ये सीटें भी फिल हो जाएँगी, तो अगर आपको एडमिशन लेना हो तो जल्दी से आके एडमिशन आप ले लीजिए। पहला। दूसरा कि सीटें कम हो रही हैं तो फीस इसका इंक्रीज़ होगा, ठीक है? कुछ मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं तो वो भरने वाली हैं, फिर आपको एडमिशन इसमें नहीं मिलेगा, आपको ईसीई में मिलेगा या मैकेनिकल में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, जिस जहाँ से में आपको नहीं पढ़ना है। 9वें नंबर पे मैं आपको कहूँगा रिव्यूज़ के उसमें मत जाइए। जैसे रिव्यूज़ क्या है? जैसे आजकल यूट्यूब पर लोग कॉलेजेस के रिव्यूज़ करते हैं। देखिए, 2 तरीके से लोग रिव्यूज़ करते हैं कॉलेजेस का। पहला तो होता है पेड प्रमोशन। जब आप किसी वीडियो को ओपन करते हो और वो बंदा खुद बोल रहा हो कि मैं इनके कोलैबोरेशन में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको उस पे 100% ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको उस कॉलेज का। दूसरा, इंक्लूडिंग पेड प्रमोशंस करके लेवल आता है यूट्यूब पे, वो भी अगर किसी ने लगा रखा है, तो आप बस इतना जानिए कि ये इस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, बट जो ये मत समझिए कि ये 100% फैक्ट है, ठीक है? तो ये नहीं करना है। दूसरा यूट्यूब हो गया और गूगल रिव्यूज़ पे आता हूँ। गूगल रिव्यूज़ आप मैं कहता हूँ 100 के 100% इग्नोर कर सकते हैं। गूगल रिव्यूज़ ज़्यादातर फ्रॉड चलते हैं, ऑटो बोट्स होते हैं जो रिव्यूज़ देते हैं, कुछ पेड रिव्यूज़ भी आते हैं इस पे। कुछ क्या मैक्सिमम पेड रिव्यूज़ होते हैं, मेरे जानने वाले, तुम्हारे जानने वाले ऐसे 10, 15, 20, 50, 100 लोगों ने रिव्यू दे दिए हैं। तो गूगल रिव्यूज़ पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है किसी कॉलेज के लिए, ठीक है? तो कोरा पर भी नहीं जाना है आपको, जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं ज़रूरी नहीं हो वो फैक्चुअल ही हो। लोग जो है कोई जानने वाला है, कोई पेड होता है, वहाँ जाके रिव्यूज़ दे देता है। सबसे बढ़िया है कि आप जाके विज़िट करें, वहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं उनसे कुछ बातें करें, डिस्कस करें, टीचर्स से पूछें। ये चीज़ बहुत काम करेगी आपके लिए, ना कि आप इन रिव्यूज़ के चक्करों में पड़ें। 10वें नंबर पर है डिस्काउंट। हमेशा आप अपने अपने पक्ष को रखिए। तो कह रहे हैं 2 सीटें हैं जल्दी आइए एडमिशन लीजिए, आपका पक्ष होना चाहिए कि ये फीस इतनी है, मुझे बस डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट के लिए कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। 11वें नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बीटेक करने की जो फीस होगी, वो अगर एक अच्छे कॉलेज से जहाँ से प्लेसमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको 4, 5, 6 लाख से ऊपर का ही प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है। वहाँ अगर 10 से 15 लाख में आपका बीटेक कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं। और रहा सवाल डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा के लिए मैं ये कोई आंकड़ा नहीं दूँगा क्योंकि डिप्लोमा की फीस बीटेक से कम ही होती है। बट अगर आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आप 45 के पर ईयर दे सकते हैं, है ना? मैंने भी किया हुआ था जब 2010 से 13 के उसमें किया था मैंने। तो मेरी कॉलेज की जो फीस थी, कॉलेज अच्छा था, प्राइवेट कॉलेज था। तो वहाँ से 45,000 रुपए मुझे लगे थे और ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। इससे ऊपर अगर आप चाहते हो तो नुकसान है। लोग इस समय तो 18, 19, 20, 25, 30 में भी करने को कॉलेजेस इन फीस में करवाने को तैयार है, आप करने को तैयार हो तो वो कर रहे हैं। बीटेक के लिए 10 से 15 लाख में अगर आपका 4 साल का हो जाता है तो ऑन एवरेज ये बढ़िया कॉलेज है, अगर प्लेसमेंट भी आपको दे रहा है। तो आई होप दोस्तों आप अगर इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? तो और भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कोई माइंड में आपके क्वेश्चन हो या फिर किसी टॉपिक पे आप स्पेसिफिक वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की और जल्द से जल्द आपके पास वो वीडियो शेयर करूँगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, हो सकता है इस वीडियो से किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।